हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जेफी अरोड़ा। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज़, मैं कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी। सिर्फ 10 ही एमसीक्यूज़ मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, सो दैट आपके कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं और आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी जो है वो हो सके इजीली। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। सो नाउ फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एक्स एंड वाई वो पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। देयर कैपिटल्स कितनी है? 2 लाख एंड 3 लाख इज़ देयर कैपिटल। और जेड एक न्यू पर्सन आया है 1/4 शेयर के साथ और उसकी कैपिटल है 2 लाख। हमें बताना है कि कितनी गुडविल है। सो बेसिकली ये हिडन गुडविल का पॉइंट है। सो आपको क्या करना है, पहले तीनों की कैपिटल्स को प्लस कर देना है। सो कितनी कैपिटल है? 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इट बिकम 7 लाख। ओके, तो 7 लाख जो है वो तीनों की कैपिटल बन रही है। बट अगर हम टोटल कैपिटल निकालें, वो कैसे निकलेंगे कि 1/4 जो शेयर है दैट इज़ 2 लाख। ठीक है, तो टोटल 4 शेयर कितना होगा? 2 डिवाइड इंटू 4, तो ये हो गया 8 लाख, है ना। तो टोटल कैपिटल हम इसको उल्टा कर देते हैं ना, जो न्यू पार्टनर आता है 1/4 जो शेयर है वो 2 लाख है। अगर मैंने इसी को उल्टा कर दिया 4/1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ गया 8 लाख। तो मेरी टोटल कैपिटल तो बनती है 8 लाख, बट अगर मैं तीनों को प्लस कर रही हूँ तो वो तो बन रही है 7 लाख। तो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होती है गुडविल। सो गुडविल विल बी 8 लाख माइनस 7 लाख, दैट इज इक्वल्स टू 1 लाख. So here the correct option is 1 lakh, option number A. Next is, if the percentage of interest on capital is not mentioned in deed, partner will not receive any interest on capital. Yes, it is correct option. मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स। दोनों ठीक है, बट सी दोनों का कनेक्शन नहीं है। दोनों में अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। मतलब जो असर्शन है उसका जो रीज़न वो दे रहे हैं दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज, हमें एंट्री बतानी है द टू एक्वायर एन एसेट फ्रॉम वेंडर। वेंडर से हम एसेट ले रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो एसेट बेसिकली आ रही है, एसेट कम्स इन, ठीक है, और गिवर कौन है? वेंडर। उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर एसेट कम्स इन होती है तो इट इज़ डेबिट, गोल्डन रूल्स, और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो एसेट टू क्रेडिट, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सो इसलिए मैं ऐसे एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ कि देयर इज़ अ चांस कि आपको ऐसे एमसीक्यूज़ आए। अभी देखो, इसी से आपका जो है हिडन गुडविल प्रिपेयर हो गया। 3 एमसीक्यूज़ से ही आपको डीड के बारे में पता चल गया और आपका परचेज कंसिडरेशन की एंट्री रिवाइज होगी। तो ये फ़ायदा होता है एमसीक्यूज़ करने का। नेक्स्ट और करते हैं हम। सो फर्स्ट है, what journal entry will be passed when the purchase consideration is equals to net assets while purchasing business from vendor? जब परचेज कंसिडरेशन इक्वल होती है नेट एसेट्स के, नेट एसेट्स मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो जब परचेज कंसिडरेशन इन दोनों के डिफरेंस के साथ इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन, तो उस टाइम पे क्या एंट्री होती है? तो सी, इसके लिए हम थोड़ा पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जनरली आपकी एंट्री क्या आती है? आपकी एंट्री होती है एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट टू परचेज कंसिडरेशन। अभी जो डिफरेंस है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखा जाता है। अगर तो डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो गुडविल आती है, क्रेडिट में बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि ये दो इज इक्वल्स टू दिस वन, परचेज कंसिडरेशन। तो मीन्स ना तो गुडविल है ना तो परचेज कैपिटल रिजर्व है। तो इस केस में हमारी एंट्री देखो मैंने लिखी दी है, एसेट डेबिट टू लायबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन, या वी कैन से वेंडर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं, Ram and Shyam are equal partners in partnership. They decided to change their ratio as 2:1. तो पहले इनकी इक्वल थी रेशो, आफ्टर दैट दे डिसाइड किए वो 2:1 पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन द डेट जर्नल रिजर्व कितने अपेयर हो रहे हैं? दैट इज 30,000. सो व्हाट अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू शाम्स कैपिटल? तो शाम के कैपिटल में कितने रिजर्व जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्व्स हैं दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। तो अगर वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 30,000 अगर रिजर्व हैं तो दोनों में इक्वल जाएंगे, 15,000। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस है ये मैंने ऑसवाल के सैम्पल पेपर्स में से ही उठाया, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही डिस्कस कर लेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। अगर आपके पास ऑसवाल के सैम्पल पेपर्स हैं तो ये उसका सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 1 के 10 MCQs मैंने लिए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन से प्रॉब्लम है, आप साथ साथ यहाँ से मेरा सुन लो और वहाँ पर आप साथ साथ प्रिपेयर कर लो, या साथ साथ आप बुक के साथ कोऑर्डिनेट कर लो।
ठीक है। तो मैं वहीं से आपको 10 MCQs करवाती रहूँगी, टॉपिक्स भी रिवाइज होते जाएंगे और सैम्पल पेपर्स भी हो जाएंगे। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप +2 में सिर्फ सैम्पल पेपर्स पे ही जाओ, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑसवाल्ड एंड अरिहंत, दीज वन, ये थोड़े अच्छे रहते हैं। तो और भी वैसे तो सारे ही अच्छे सैम्पल पेपर्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मेरे पास ऑसवाल्ड का सैम्पल पेपर पड़ा था, तो आई डिसाइड कि मैं वहीं से आपको 10 MCQs करवा दूँ। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ A and B, स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यू। स्टॉक जो है 2000 से कम रिकॉर्ड किया था, सो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो देखो 2000 से आपने जो है आपने स्टॉक कम रिकॉर्ड किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी एसेट जो है बढ़ी है, ठीक है। एसेट्स बढ़ती हैं और एसेट जब बढ़ती है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिवैल्यूएशन विल बी क्रेडिटेड बाय 2000। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये, डेबिट तो नहीं होगा क्योंकि एसेट कम नहीं हुई, कैपिटल का तो कुछ यहाँ पे लेना देना ही नहीं है ना ए का ना बी का। तो ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे 2000 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाते हैं। Next question is, on dissolution of partnership firm, Gravit and Sahil book show Gravit wife loan of 25,000 and Gravit agree to pay his wife loan at 20,000। वो एग्री है कि वो 20,000 रुपये, जो 25,000 का लोन है, 20,000 का वो अपनी वाइफ का पे करेगा। इन सच सिचुएशन कौन सा अकाउंट जो है विल बी डेबिटेड, एज्यूमिंग दैट द एसेट एंड लाइबिलिटी हैज़ बिन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में जो है ट्रांसफ़र हो चुकी हैं एसेट्स एंड ऑल, ठीक है। और आप जो है लोन रीपे करना है। तो लोन अगर रीपे करना है तो इस केस में अगर मैं बात करूँगी कि जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है पार्टनर पे कर रहा है। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँगी तो आपको पहले तो आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट होगा। एसेट लाइबिलिटी रियलाइजेशन पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, तो बेसिकली वो रियलाइजेशन अकाउंट की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ना यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ऑब्वियसली जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट ही होगा, ठीक है। मतलब या तो डी ऑप्शन ठीक है या हमारा सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे जो हमारा रियलाइजेशन है, अगर तो यहाँ पे नेम के साथ आता तो हम थोड़ा सोच लेते, बट जो लाइबिलिटी है वो तो फुली पे करनी पड़ेगी, चाहे पार्टनर ने जो है अभी हाफ ऑफ द लाइबिलिटी पे की है, बट रियलाइजेशन में तो हम पूरी ही जो है लाइबिलिटी पे करेंगे, दैट इज़ विद 25,000, ठीक है। रीजंस अलग अलग हो जाएंगे बट लाइबिलिटी जो है वो पूरी पे होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आरव लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 5% पे, रिडीम हो रहे हैं 10% पे। सो वी हैव टू टेल अबाउट कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो कितना डेबिट होगा। तो लॉस ऑन इशू की अमाउंट जो होती है वो रिडीमेबल अमाउंट ही होती है जितने पे रिडीम होते हैं, और 10% पे रिडीम हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, तो ये हो गया हमारे पास 10 लाख, और 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, ठीक है। रिडीमेबल है 10%, प्रीमियम है, तो प्रीमियम वाली अमाउंट ही, रिडीमेबल प्रीमियम वाली अमाउंट हमारी लॉस ऑन इशू में आती है, जो कि 10 लाख का 10% है, दैट इज़ 1 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट आ जाते हैं। डव लिमिटेड इशू 8,011% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%। टोटल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कितना पे होगा। तो देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट पे किया जाता है नॉमिनल अमाउंट पे ही, हमने नहीं देखना होता कि डिबेंचर्स या शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, ठीक है। तो हमने नॉमिनल अमाउंट निकाल लेनी है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा 8,000 इंटू 100, ये आ गया हमारा 8 लाख अमाउंट, ठीक है। और 8 लाख का जो है हमने 8 लाख का हमने यहाँ पे 11% निकालना है, जो आ जाएगा 88,000। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 88,000। नेक्स्ट आ जाएगा 7th क्वेश्चन, दैट इज एक्स लिमिटेड इशू 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1st May, ओके। इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, ओके, and these debentures are issued on 1st Jan and after 6 months from which date would the interest on debentures will be payable by the company for the year। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि जो XY लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, उन्होंने जो है कुछ शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 मई को, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे होता है, ठीक है। एक इंटरेस्ट जो है वो 1 जन को पे हो चुका है, एंड आफ्टर 6 मंथ, आप उसके बाद काउंट कर लो 6 मंथ्स कब मरेंगे, आफ्टर 6 मंथ कब जो है इंटरेस्ट पे होगा।
तो जन में हो गया जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ तक 6 मंथ हो गए। तो उसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी, 1 जुलाई की। तो 1 जुलाई को जो है हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि कब इशू हुए, हमने ये देखा कि 1 जन को पहले इंटरेस्ट पे हुआ और 1 जन के आगे हमने देख लेना है कि आफ्टर 6 मंथ्स कौन सी डेट बनेगी, 1 जुलाई। तो नेक्स्ट जो है हमारा 1 जुलाई को इंटरेस्ट पे होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th वन। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज पेएबल टू द डिसीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम। कौन सा इंटरेस्ट कितना परसेंट जो है एज पर द डीड पे किया जाएगा टू द डिसीज पार्टनर, जो अमाउंट लेफ्ट रह चुकी है। सो ये तो एक गाइडलाइन है, 6% इसका आंसर है। नेक्स्ट, राहुल एंड शुभम आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप डीड, इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, सॉरी। राहुल ने 4000 विड्रॉ किए हैं एंड इंटरेस्ट इज बीइंग 15%, सो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ, पर एनम वर्ड साथ में लिखा है, तो पर एनम जब लिखा होता है हमने 6/12 साथ में लगाना ही है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4000 पे 15%, पर एनम वर्ड साथ में लिखा है तो हम 60/12 भी लगाएंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। अगर हम इतना पोर्शन सॉल्व करें तो आ रहा है 1600, सॉरी 600 आएगा, है ना। ये 600 आएगा और 600 का फिर आप हाफ कर दो तो दैट इज़ 300। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, दैट इज राजेश एन एप्लीकेंट ऑफ 8000 शेयर वॉज अलॉटेड 5000 शेयर्स। ओके, ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 ₹4 की उसने एप्लीकेशन मनी भी पे की है। एंड आफ्टर दैट फेल टू पे 6 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। तो बेसिकली यहाँ पे पेमेंट जो है वो फाइनल कॉल पे भी नहीं हुई पे और अलॉटमेंट पे भी नहीं हुई। His shares were forfeited and out of these 3000 were being reissued and we have to transfer we have to tell कि forfeiture में कितने अमाउंट जो है वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, तो बेसिकली जो forfeiture में अमाउंट होती है ट्रांसफ़र, वो अमाउंट होती है वो वाली जितना पैसा जो है कंपनी को मिल चुका है। ठीक है, तो एक थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज फॉरफिट मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर वापस ले लिए दैट पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन जो है फर्दर पेमेंट नहीं कर रहा। तो उसके बाद एक एंट्री डाली जाती है फॉरफीचर के टाइम, फॉरफीचर की एंट्री। तो उसमें हमने एक फॉरफीचर अमाउंट लिखनी होती है। तो वो फॉरफीचर अमाउंट आपको अगर मैं ऐसे बताऊँ तो वो अमाउंट होती है जो अमाउंट ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है, अब वो कंपनी वापस नहीं करेगी। तो अगर मैं इन शेयर्स की बात करूँ, कंपनी ने जो है 5000 शेयर पे ₹4 रिसीव किए हुए हैं, अभी वो कंपनी वापस नहीं करेगी क्योंकि शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। तो ये कितनी अमाउंट बनती है, 5000 शेयर्स पे ₹4 के अकॉर्डिंग तो 20,000 अमाउंट बनती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो फॉरफीचर में आएगा, जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है बट कंपनी अब वापस नहीं करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट MCQ पे, दैट इज क्रम्बल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000। ठीक है, दैट इज़ ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन जो भी रिसीव हुई हैं दैट इज़ ऑफ 15,000 शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, मतलब 15,000 जब एप्लीकेशंस आई तो 10,000 अलॉट किए थे शेयर्स, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही थी बट हमने अलॉट 10,000 ही किए। आफ्टर दैट दिस सेड कि राहुल जो है दैट पर्सन, उसने 750 शेयर्स अप्लाई किए थे, तो उसके अलॉटेड शेयर्स आपको बताने हैं। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि आपको अलॉटेड निकालने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो कि अप्लाई कितने हुए थे। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आपको 10,000 अलॉट हुआ था तो उस टाइम पे अप्लाई कितने थे, वेट, जब 10,000 अलॉट हुए थे तो उस टाइम पे अप्लाई थे 15,000। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है कितने अलॉटेड होंगे अगर 750 हमारे पास अप्लाइड हैं तो। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा क्लियरली यहाँ पे बता देती हूँ, इसका वो यूनिटरी मेथड ही लगता है। ठीक है, 10,000 जब हमें अलॉट हुए थे उस टाइम पे अप्लाई थे 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेयर का पता चल जाएगा। ठीक है, प्रपोर्शन रेशियो निकल के आ जाएगी। तो हमें निकालने हैं 750 जब अप्लाई होंगे तो कितने अलॉटेड होंगे। तो यहाँ पे या तो आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे एक ये ट्रिक भी होती है, जो आपको निकालना है ना, जैसे आपको अलॉटेड निकालना है, आप टोटल वाला अलॉटेड रखो ऊपर। ठीक है, और आपको अप्लाइड दोनों पता है, दोनों केसेस के टोटल का भी अप्लाइड पता है और जिसका निकालना है उसका भी अप्लाइड पता है, उसको आपने नीचे ले लेना है। ठीक है, या आप इधर से ये ध्यान रखो जो आप नीचे है ना वही आपको यहाँ पे निकालना है।
ठीक है, ये भी थोड़ा सा मतलब याद करने के लिए आप देख सकते हो। देखो 15,000 आपको टोटल वाला अप्लाइड भी पता है और जिसका आपको निकालना है उसका भी अप्लाइड पता है, उसको आपको नीचे रखना है, ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, ये वाले दोनों सेम होने चाहिए और जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप ऊपर रखो। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आई थिंक 500 आंसर आ जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, मैंने थोड़ा रफली ही किया यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 500 शेयर्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, ऐसे कुछ और एमसीक्यूज मैं दोबारा फिर से लेके आऊँगी, सैम्पल पेपर्स में से ही रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।